हाँ जी, हमने कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम एनर्जेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बेटा मैं। पीडीएफ से हो रहा है बेटा? यस मैम, हो रहा है। ओके, हमने न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर देखा था क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। एक हम प्रोजेक्टाइल इंसिडेंट करवाते हैं टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, से हमने टारगेट न्यूक्लियस ले लिया यहाँ पर एक्स और प्रोजेक्टाइल ले लिया हमने ए। ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल ए को स्ट्राइक किया टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर। फिर हमारे पास क्या बनता है, जब हमें ये स्ट्राइक करवाते हैं टारगेट प्रोजेक्टाइल को टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर, तो क्या बनता है हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस वाई बनता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, एक आउटगोइंग पार्टिकल निकलता है, और साथ में प्लस में ए हमारे पास एक टर्म और आएगी जिसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, तो जो ये क्यू वैल्यू है ये क्या होती है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है। ठीक है, दो टाइप की होती है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एक होती है एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एक होती है हमारे पास एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं आपस में टू फॉर्म द कंपाउंड न्यूक्लियस, तो उस केस में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टर्म एक और टर्म यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, डेट इज प्लस क्यू। ठीक है, अगर हमारी एनर्जी यानी कि क्यू वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। सो एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्ट द रिएक्टेंट भी जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सोर्जिक रिएक्शन। ठीक है, दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, हमें रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में रिएक्टेंट की साइड में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी हमें क्या करनी पड़ेगी, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए सप्लाई करनी पड़ेगी, तो उस केस में जो क्यू वैल्यू है वो क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, पता चला बेटा आपको, दो टाइप की रिएक्शन मैंने आपको बताई। एक होती है एक्सोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एक होती है एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें एनर्जी हमें सप्लाई करनी होती है। ठीक है, टू द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल को हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है टू प्रोसीड द न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, ठीक है, यस तो मैम। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है हम उसको जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल को स्ट्राइक करवाते हैं टारगेट न्यूक्लियस एक्स के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट साइड में एक कंपाउंड न्यूक्लियस वाई बनता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, एक आउटगोइंग पार्टिकल निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो टोटल मास एनर्जी क्या रहेगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, कंजर्व रहेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल मास एनर्जी का मतलब, टोटल मास एनर्जी का मतलब क्या हुआ, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो टोटल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी टी ए प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए क्या हो जाएगी, एम ए सी स्क्वायर प्लस
रिएक्टेंट साइड में और क्या है, टारगेट न्यूक्लियस, तो उसकी भी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि जो टारगेट न्यूक्लियस है वो क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो सिर्फ हम कौन सी एनर्जी लेंगे, रेस्ट मास एनर्जी लेंगे टारगेट न्यूक्लियस की। डेट विल बी इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस Y प्लस rest mass energy and kinetic energy of outgoing particle that is B। समझ में आ गया, हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अप्लाई किया न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यहाँ पर टी ए क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एम ए सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, एम एक्स सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, टी वाई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, एम वाई सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, टी बी क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी, एम बी सी स्क्वायर क्या है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी। क्लियर है? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी क्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्यू को हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या क्यू वैल्यू भी हम बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी डेट इज क्यू, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दो टर्म में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड डेट ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, That means Q इज इक्वल्स टू, हमने Q को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड डेट ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ इंसिडेंट पार्टिकल की क्यों बात की है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो रेस्ट मास में जो न्यूक्लियस है एक्स, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो इसलिए हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड नहीं की। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, तो जो Q वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डिफरेंस ऑफ माइनस किसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसलिए Q इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, TB प्लस TY माइनस TA। ठीक है, दूसरा हम इसको रेस्ट मास एनर्जी की टर्म में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो Q को हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर है? रिएक्टेंट में क्या आ गया, टारगेट न्यूक्लियस आ गया, डेट इज एम एक्स, जिसकी रेस्ट मास एनर्जी है एम एक्स सी स्क्वायर, प्लस प्रोजेक्टाइल आ गया जिसकी रेस्ट मास एनर्जी है एम ए सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट की रेस्ट मास एनर्जी, प्रोडक्ट में क्या आ गया, कंपाउंड न्यूक्लियस आ गया Y, उसकी रेस्ट मास एनर्जी डेट इज एम वाई सी स्क्वायर, प्लस आउटगोइंग पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी एम बी सी स्क्वायर। आगे समझ में बेटा? तो दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं क्यू वैल्यू को। ठीक है, तो Q वैल्यू को हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो Q वैल्यू है वो दो टाइप की होती है। अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में हम रिएक्शन को बोल देंगे एक्सोर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अगर Q वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में हम रिएक्शन को बोल देंगे एंडोर्जिक रिएक्शन। ठीक है, Q वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इस केस में न्यूक्लियर रिएक्शन जब प्रोसीड करेगी तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, और Q वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, when the masses of the incident particle is greater than the masses of the product particle। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.4। ठीक है, अब Q वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है, when the masses of the product side is greater than the masses of the reactant side। okay, in that case we have to supply some energy to proceed the nuclear reaction। ठीक है, तो वह मिनिमम एनर्जी जो हमें किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए या इंड्यूस करवाने के लिए जरूरत होती है, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी हम किसको देते हैं, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को देते हैं इन टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्लियर है?
यस मैम। अब आती है काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर किया था, टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम को कंजर्व किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई द, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है जिसका मास है ma, ठीक है, वेलोसिटी है va, उसको हम क्या करवा रहे हैं, स्ट्राइक करवा रहे हैं टारगेट न्यूक्लियस x के ऊपर, जो क्या है रेस्ट में, उसका रेस्ट मास हमने मान लिया mx। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल इसे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, और साथ में क्या होगा, एक पार्टिकल रिलीज होगा, डेट इज आउटगोइंग पार्टिकल b। ठीक है, they will make some angle with the incident projectile, let जो कंपाउंड न्यूक्लियस है make an angle phi। ठीक है, यहाँ पर f शो कर रखा है, यहाँ पर आएगा phi, make an angle phi with the direction of incident projectile। ठीक है, and outgoing particle make an angle theta with the direction of incident projectile। क्लियर है, क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट साइड विल शुड बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट में क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, न्यूक्लियस एक्स क्या है, रेस्ट में है, तो सिर्फ मोमेंटम किसकी लेंगे हम, इंसिडेंट पार्टिकल की। ठीक है, डेट इज ma विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑन द ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, पहले हम क्या ले रहे हैं, मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। बेटा आपको और कोई एक्स्ट्रा आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आ रही है मैम, थोड़ी थोड़ी। आ रही है? एक सेकंड रुको बेटा। नहीं बेटा रुक जाओ बेटा, मंडे को करेंगे हम कंप्लीट। ठीक है, एक सेकंड रुको। ओके मैम। चलो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया। ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, पहले हमने क्या किया, लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिएक्टेंट साइड में क्या हो जाएगा, बताओ, रिएक्टेंट साइड में आ जाएगी मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज MAVA। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में क्या आएगी लीनियर मोमेंटम, बताओ, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कौन सा आएगा, कोस थीटा। अगर हम वाई में अप्लाई करते तो क्या करते, साइन फाई, साइन थीटा आता आपकी उसमें। ठीक है, हमने क्या किया, इस मोमेंटम को दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर दिया। एक कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, लीनियर मोमेंटम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस वाई, इसको हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर देंगे। एक होगा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज my साइन फाई। ठीक है, my साइन फाई, और एक होगा इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या बनेगा, my कोस फाई। सिमिलरली जो मोमेंटम है प्रोजेक्टाइल आउटगोइंग पार्टिकल बी की, उसको भी हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, MB कोस थीटा। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या होगा, -MB साइन थीटा। समझ में आया बेटा?
यस मैम। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, एम ए वी ए मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस प्लस मोमेंटम ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये निकाल लोगे आप, एम वाई वी वाई कोस पाई, ये होगी मोमेंटम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस एम बी वी बी कोस थीटा, ये होगी मोमेंटम ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल एक्स डायरेक्शन में इंसिडेंट किया है, तो जो मोमेंटम होगी वाई डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट इज एम वाई वी वाई साइन फाई। ठीक है, और मोमेंटम ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल अलोंग वाई डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाई में प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम कितनी हो जाएगी, माइनस एम बी वी बी साइन थीटा। समझ में आ गया आपको इक्वेशन 3.5 एंड 3.6? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से फाई को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाई वाली टर्म को एक साइड कर देंगे और थीटा वाली टर्म को एक साइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब फाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को। ठीक है, पहले स्क्वायर कर देंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, एम वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, पहले लेफ्ट साइड सोल्व कर लेते हैं, प्लस एम वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या आ जाएगा आपके पास, 1। तो क्या आ गया आपके पास, एम वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, इस टर्म के स्क्वायर को ओपन करोगे, फिर से एम बी वी बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस एम बी वी बी साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एम बी वी बी एम स्क्वायर एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर लोगे बेटा ये? यस मैम। अब टी ए किसके इक्वल है, अब हम क्या करेंगे, डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टी ए बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 एम ए वी ए स्क्वायर, एंड टी बी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर, and Ty is the kinetic energy of the compound nucleus, that is 1/2 my square। ठीक है, जो ये Ty है यहाँ पर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस, क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस जो बनेगा वो क्या है, हैवी पार्टिकल बनेगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी कौन लेके जाता है, आउटगोइंग पार्टिकल लेके जाता है इस केस में, प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी ए बी बी टी ए टी बी टी वाई। ठीक है, इन वैल्यूज को किस में यूज करेंगे, इक्वेशन 3.7 के अंदर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, वी ए स्क्वायर की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2ta डिवाइडेड बाय एम ए। ठीक है, सिमिलरली बीबी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, कर लोगे ये? यस, वी ए स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, बीबी स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो, या सिमिलरली हमने किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पर बी वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो एक एम वाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने टी वाई की वैल्यू निकाली। टी वाई क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, सोल्व आउट करोगे आप, दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 3.8। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन टी वाई है, टी वाई की टर्म में है,
तो टी वाई की वैल्यू हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग की इक्वेशन में क्यू वैल्यू डिफाइन की थी। क्यू वैल्यू को हमने कैसे डिफाइन किया था, इट इज द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियस माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। याद है आपको? Q इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया था टी वाई प्लस टी बी माइनस टी ए। यस, इक्वेशन 3.3। तो वहां पर हम क्या करेंगे, टी वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्लस टी बी आ गया माइनस टी ए आ गया। क्लियर है यहां तक? यस मैम। तो यहाँ से जो टर्म कॉमन आती है आप कॉमन ले लो। टीबी वाली टर्म, ये वाली कॉमन, टीबी कॉमन आ गया यहाँ से, टीए कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है, ये टर्म आ गया आपके पास। इक्वेशन 3.9 फॉर्म हो गया आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं क्यू इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे अगर थीटा को हम 90 डिग्री कर दें, थीटा को हम 90 डिग्री कर दे। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ? यस, आउटगोइंग पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, किसके साथ में, इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन में। मीन्स ये वाला एंगल, अगर मैं इसको थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो उस केस में क्या होगा, जो आउटगोइंग पार्टिकल है वो क्या होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा टू द इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है। अगर आउटगोइंग पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उस केस में क्यू वैल्यू क्या होगी आपके पास, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। थीटा को 90 डिग्री किया, कोस 90 इज 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टी बी 1 प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम वाई माइनस टी ए 1 माइनस एम ए डिवाइडेड बाय एम वाई। क्लियर है? यस। दूसरा जो केस है, हम मान लेते हैं जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है डेट इज 0। अगर हम टीए को 0 कर दें तो उस केस में क्यू वैल्यू क्या होगी आपके पास, क्या होगी, टीए की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो 3.9 के अंदर, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है। डेट मीन्स जो क्यू है वो किसके इक्वल आएगा, टी बी इंटू 1 प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम वाई, ठीक है। अगर हम पार्टिकल जो बम्बार्ड करवा रहे हैं उसकी एनर्जी को 0 कर दें तो उस केस में क्यू वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टी बी इंटू 1 प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम वाई, ठीक है। तो ये जो केस है 0 एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये सिर्फ किसके केस में पॉसिबल है, न्यूट्रॉन के केस में ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्यू इक्वेशन, ठीक है। वो हमने स्पेशल केस पढ़े थे, अब आता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द क्यू इक्वेशन, ठीक है। इस डेरिवेशन में हम डिफाइन करेंगे एक्सोर्जिक और एंडोर्जिक रिएक्शन के डेरिवेशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्यू वैल्यू इक्वेशन है आपकी इक्वेशन 3.9, उसको स्क्वायर रूट ऑफ टीबी के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। देखो कोरिलेट करके देखो इक्वेशन को। अगर हम u को डिफाइन करें, पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन 3.9 को अरेंज करोगे। किस तरीके से अरेंज करोगे, हमें टीबी की टर्म में डिफाइन करना है, रूट टीबी की टर्म में इस इक्वेशन को राइट डाउन करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया इस इक्वेशन का एम वाई, तो यहाँ पर क्या आ गया, एम वाई प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम वाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ गया, एम वाई माइनस एम ए डिवाइडेड बाय एम वाई। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टीबी को यूनिक छोड़ देते हैं, टीबी की टर्म में डिफाइन करना है ना हमें इक्वेशन को। इन बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे,
राइट साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो टीबी को एम पूरी, फिर क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एम वाई प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई से क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो उस केस में आप रीअरेंज करोगे तो u और b की टर्म में बन जाएगी। u को हम कैसे लिखेंगे, फिर समझ पा रहे हो बेटा कैसे रीअरेंज करना है आपको? मैम एक और रिपीट करना है ये। कर लोगे ना? एक बार आप रीअरेंज करके देखना तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट टीबी की टर्म में ऐसे बन जाएगी, टी बी माइनस 2u टीबी के पावर 1/2 माइनस वी, ठीक है। u को हमने कैसे डिफाइन किया, रूट एम ए एम बी टी ए डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस एम बी इंटू कोस थीटा। आ जाएगा ना ये? देखो इस टर्म को मैं क्या करूं, एम वाई से क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये जो पहले मैं टीबी को एज इट इज रखूंगी, इन दोनों को मैं राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, टीबी के साथ में एम वाई प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम वाई। तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, एम वाई को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड में एम वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ भी एम वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, एम वाई प्लस एम बी आ जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ठीक है, ऐसे रीअरेंज करके देखना तो आपके पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, टी बी माइनस 2u टी बी की पावर 1/2 माइनस वी, ठीक है। यहाँ पर b भी हमने q की टर्म में डिफाइन कर दिया, ऐसे सोल्व आउट करोगे तो आप हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पॉसिबल रूट क्या बनेंगे, रूट टी बी इज इक्वल टू यू, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस यू स्क्वायर प्लस वी, यहाँ पर प्लस माइनस लिखोगे बेटा आप, ठीक है। जो रूट टी बी है आपके पास पॉजिटिव और रियल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो केस डिस्कस करेंगे। पहला जो केस है, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल दैट इज प्रोजेक्टाइल उसको हम जीरो कर दे, दैट मीन्स टीए को हम जीरो कर दें, तो उस केस में क्या होगा, यू भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। यू जीरो हो जाएगा अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज टीए को जीरो कर दे, तो यू क्या हो जाएगा, जीरो। वी किसके इक्वल आ जाएगा, एम वाई क्यू डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस एम बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उस केस में जो Q वैल्यू है आपके पास वो क्या बन जाएगी, Q वैल्यू क्या थी आपके पास, टी वाई प्लस टी बी माइनस टी ए, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, टी वाई प्लस टी बी के इक्वल, ठीक है। और टी बी आपके पास यहां से कैलकुलेट हो ही गया, टी बी किसके इक्वल होगा आपका, टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि U क्या कर दिया हमने जीरो, तो टी बी किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। और V हमारा क्या है, एम वाई क्यू डिवाइडेड बाय एम वाई प्लस एम बी। समझ में आ गया, ठीक है। बात समझ में आई बेटा आपको? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये जो केस है ये पॉसिबल कब होगा, व्हेन थीटा प्लस फाई क्या हो, 180 डिग्री, दैट मीन्स बैकवर्ड स्कैटरिंग हो यहाँ पर, ठीक है। तो इन इक्वेशन को हम बोल देते हैं एक्सोर्जिक रिएक्शन। तो जो एक्सोर्जिक रिएक्शन है वो पॉसिबल कब होगी, व्हेन मास ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई दैट इज वाई इज ग्रेटर देन द मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज एम ए। क्लियर हो गया बेटा? यस यस मैम। ठीक है। उसके बाद आता है एंडोर्जिक रिएक्शन। एंडोर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमें क्या करना है, रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, रिएक्टेंट क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोजेक्टाइल को देनी पड़ेगी। यहाँ तो क्या केस कर दिया हमने, टी इक्वल टू जीरो, तो
हमारी रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर हमारे पास क्यू वैल्यू नेगेटिव आती है, क्यू नेगेटिव कब आएगा आपके पास, व्हेन यू स्केयर प्लस वी वाली जो टर्म है आपके पास, यू स्केयर प्लस वी वाली टर्म जो है आपके पास वो क्या हो, नेगेटिव हो। डेट मीन्स नेगेटिव होने का मतलब ये टर्म क्या होगी, इमेजिनरी, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो उस केस में हमें एनर्जी क्या करनी होगी, सप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर। और वो एनर्जी हम किस टर्म में सप्लाई करेंगे, इन टर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल देते हैं एंडोर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो वह मिनिमम एनर्जी जो हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में सप्लाई करते हैं टू द प्रोजेक्टाइल टू कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उस एनर्जी को हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो कल हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, आज आप यहाँ तक ही कर लो, ओके। ओके मैम। इंपॉर्टेंट है बेटा ये आर्टिकल, तो पेन कॉपी लेके एक बार डेरिवेशन सोल्व करना है इसका, ठीक है। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना बेटा मेरे पास, बहुत ही कम बच्चे कनेक्ट हुए हैं।